हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी सेफ, बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी सेफ. ठीक है, चलिए यही शुरू करते हैं. सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना पढ़ाई. क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग फॉर बोर्ड पर्पज ओनली. एंड देन दिस इज यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. फाइनली हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव करें, चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ये हम लोग का लेक्चर 1 है. ये हम लोग का फर्स्ट सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर रहेगा. और आज का जो गोल है वो है हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. जैसे याद है आपको, हम लोग ने ग्रेविटेशन में पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सेम चीज है यहाँ पर भी, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो आज का जो लेक्चर होगा कंप्लीटली इसके ऊपर डेडिकेटेड रहेगा. हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग ये चीज समझ जाएंगे ना, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है फालतू चीज है. इफ वी अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, देन द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. फाइन, ग्रेट. चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का पढ़ाई. ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग. अच्छा, जो हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था वहां पे हम लोग ने देखा कि अगर मेरे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 और इन दोनों के बीच का अगर सेंट्रल सेपरेशन R है, इस केस में इन दोनों चार्जेस के बीच में कूलम्बिक फोर्स एक्ट करेगा. इन दोनों चार्जेस के बीच में कूलम्बिक फोर्स एक्ट करेगा. इसका एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर. ये है हम लोग का एक्सप्रेशन फॉर कूलम्बिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेस. ये इंपॉर्टेंट है, स्टेशनरी चार्जेस. ये सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए. इसीलिए तो सिंस ये स्टेशनरी है, इसीलिए तो हम लोग का यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है. वेरी इजी. ठीक है. नाउ हम लोग ने बहुत सारा प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि दिस फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था वो ये है कि जो कूलम्बिक फोर्स है इज अ काइंड ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स. ये हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कूलम्बिक फोर्स है इज अ टाइप ऑफ एन कंजर्वेटिव फोर्स. जस्ट लाइक और तो एग्जांपल याद है आपको, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स और एक और स्प्रिंग फोर्स. ये दोनों फोर्सेस के बारे में हम लोग ने क्लास 11 स्टैंडर्ड में पढ़ा था. ठीक है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट, प्लीज नोट कीजिएगा, अभी लिखने वाले हैं कुछ हम. जी हाँ, देखिए जादू. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स है वो ये है. सारा चीज ये छुपा हुआ है, देख लेते हैं लोग. देखिए प्लीज नोट कीजिएगा अच्छे से. When an external force, जब भी आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके does work in taking a body from one position to another position, displacement हो रहा है against the conservative force. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, against the conservative force. जब एक बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है ताकि वो वर्क डन कर रहा है, but work is done against the conservative force. Against the conservative force कहने का मतलब क्या है कि जो F external है, force external is equal and opposite to the conservative force. अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में the work done gets stored as the potential energy of the body. ये बात तो हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं कि जितना आप वर्क डन करोगे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. बट ये सिनेरियो नहीं पता हम लोग को. then this work done
gets stored as the potential energy of the body। ये चीज आपको समझना जरूरी है कि जब भी एक एक्सटर्नल फोर्स कुछ वर्क डन करता है अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, सच दैट ये कंडीशन वैलिड हो, जो एक्सटर्नल फोर्स है इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कंजर्वेटिव फोर्स। ये समझना जरूरी है हम लोगों को। उस केस में ये जो वर्क डन होता है वो हो जाता है, जो वर्क डन करेगा वो हो जाएगा स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बेसिक डेफिनेशन है, ये बेसिक डेफिनेशन है कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स का। नाउ व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग एंड गेन्स काइनेटिक एनर्जी एट द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सच दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, एंड ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स विच इज कूलम्बिक फोर्स। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स ये कूलम्बिक फोर्स होता है तो हम ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इस कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वही अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मतलब सीधा बात हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि बंदा कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई वर्क डन करता है, उस केस में ये जो वर्क डन हुआ है अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये जो वर्क डन जो हुआ है सिस्टम के ऊपर, दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। अब अगर आप इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दो तो बॉडी के अंदर तो पोटेंशियल एनर्जी है, होगा क्या, अब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा सच दैट द बॉडी कम्स इनटू मोशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई होप क्लियर है। बस इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग का जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, एंड द वर्क डन, दिस वर्क डन इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। बस एक और बात हम बोल दे रहे हैं, सिंस एफ एक्सटर्नल इज ऑपोजिट टू इतना हम बोल सकते हैं इस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स will be equal to the negative of the work done by the conservative force. In case of electrostatic force ये हो जाएगा force due to coulombic force, work done due to coulombic force. I hope इतना दिमाग में बैठ गया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और आगे कहानी को समझते हैं हम लोग। जी हाँ, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है इसको और डीप में समझते हैं हम लोग। अब हम लोग सिंपली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। चलिए यही समझते हैं। अब कहानी को धीरे धीरे समझिएगा, पहले शांति से समझिए पहले। चलिए मान लेते हैं ये मेरे पास एक रीजन ऑफ स्पेस है। अच्छा ऐसे और समझ में नहीं आएगा आपको, शांति से बात करो। चलिए मान लेते हैं ये मेरा एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है। इस ओरिजिन पर यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है कैपिटल क्यू, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आई डोंट नो कितना चार्ज है, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट मुझे पता नहीं है। अब मान लेते चलिए इस बहुत कुछ बोलना आप लिखने में, सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यहां पर है मेरे पास एक सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से मान लीजिए इस रीजन ऑफ स्पेस में मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है E, इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है।
देखिए दिमाग शांति रखिएगा, धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि समझना जरूरी है। मेरे पास एक सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, प्लस लिखे हैं, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस स्पेस में है, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये मेरा डायरेक्शन है, पॉजिटिव है तो आगे दिखा रहे हैं बस सिंपल के लिए। अब बात ये है कि अब अगर हम यहां पर एक प्लस क्यू स्मॉल टेस्ट चार्ज, एक छोटा सा स्मॉल टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो उस हिसाब से अब कहानी आगे बढ़ेगा। जैसे ही ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इस चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इन अदर वर्ड्स फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है आप कि अगर एक चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाए तो उस पर फोर्स एक्ट करेगा, एंड इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इफ इट इज अ नेगेटिव चार्ज इट विल मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इतना तो याद आ रहा है, पढ़ चुके हैं हम लोग। उस केस में इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा Fe, जिसका मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू E। जी हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? ये है मेरा कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? Fe, स्मॉल e मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब देखिए, अब बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये हम इस चार्ज Q को इस पोजीशन, इनिशियल पोजीशन I, इस पॉइंट को I नाम दे रहे हैं हम, इस पोजीशन से हम एक सेकंड ना, ओहो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हम इस चार्ज प्लस Q को इस इनिशियल पोजीशन से उठाकर मान लीजिए इस फाइनल पोजीशन F तक लाना चाहते हैं। इस प्लस Q चार्ज को हम इस पोजीशन से उठाकर इस पोजीशन F पर लाना चाहते हैं। ओके, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हैं, अगेंस्ट द कूलम्बिक फोर्स। अगर मुझे इस चार्ज को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे उठा के लाना है, तब मुझे इस चार्ज पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, F एक्सटर्नल, इन दिस डायरेक्शन अगेंस्ट द कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं? आई होप इतना क्लियर है आपको। ठीक है, ओके। अब हम फिर से कुछ लिखने वाले हैं, देखिए समझ में आता है कि नहीं आता है आपको। देखिए मैजिक। ओके, देखिए हम लोग क्या जो बोले थे वही लिखे हैं, बस एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दिया। देखिए सबसे पहला बात, जब भी हम लोग अब ये दो चीज का हम लोग को दिमाग में ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये होना ही है, ये होना ही है। These two points must be kept in mind always, हमेशा। पहला चीज, ये जो चार्ज Q है is small, so that it does not disturb the original configuration of the field. ये जो चार्ज प्लस Q है ये बहुत छोटा है, ताकि यहाँ पे ये फील्ड जो जनरेट हुआ है इस चार्ज के वजह से ये फील्ड को हैम्पर ना हो। इन अदर वर्ड्स, ये जो चार्ज इस फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है ये फिक्स्ड रहेगा हमेशा। आपके पास दो ऑप्शन है, इधर आप ये चार्ज को बोल दो स्मॉल है, छोटा है, ताकि ये इस फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, या फिर ये जो चार्ज इस फील्ड को प्रोड्यूस किया है वो अपना पोजीशन पे हमेशा फिक्स्ड रहेगा। और इन दोनों सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना पोजीशन से चेंज नहीं करेगा। मतलब मेन मुद्दे का बात दिमाग में रखने का ये है कि इस रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट रहेगा एट ईच पॉइंट इन स्पेस। एट ईच पॉइंट इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये पहला पॉइंट है।
क्या लिखा है, द चार्ज प्लस क्यू इज स्मॉल सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फील्ड, और द चार्ज प्रोड्यूसिंग द फील्ड इज फिक्स्ड टू इट्स पोजीशन बाय सम अनस्पेसिफाइड फोर्स। द चार्ज प्रोड्यूसिंग द फील्ड इज फिक्स्ड एट इट्स पोजीशन। अब वो कैसे फिक्स किया गया है पता नहीं, अनस्पेसिफाइड फोर्स लेके कुछ अलग डिफरेंट फोर्स यूज करके उसको फिक्स कर दिया गया है, उससे हम लोग को डिटेल में मैटर नहीं करना, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये अपना पोजीशन पर फिक्स्ड रहेगा। अब जो दूसरा बात है कि हम इस जो चार्ज प्लस क्यू को इस पोजीशन इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे मूव करा रहे हैं, जब हम मूव कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म वो ये है कि द चार्ज इज मूव्ड विद जीरो एक्सेलरेशन। आप उसको ऐसे नहीं मूव करा सकते हो, जब चार्ज मूव करेगा वो जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है। बात समझ में आया? व्हाइल मूविंग द चार्ज क्यू इट इज मूव्ड विद जीरो एक्सेलरेशन। ये आप देखोगे, ये लाइक ये डेफिनेशन के अंदर है, ये होना ही है, वी कैन नॉट गो अगेंस्ट इट। सो दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, therefore चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो जीरो। ठीक है, अब ये जो हम लोग अचीव करेंगे जीरो एक्सेलरेशन पे, बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी को मूव कराना है पर जीरो एक्सेलरेशन के साथ। अब जीरो एक्सेलरेशन कहने का मतलब ये है कि जो नेट फोर्स है बॉडी पे वो जीरो हो जाए। समझ में आ रहा है कुछ? बॉडी मूव कर रहा है विद जीरो एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। कब होता है? जब बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो। इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ, एक एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ। दोनों का नेट फोर्स जीरो कब होगा? नेट फोर्स तभी होगा दैट इज व्हेन F external is equals to minus of F coulombic force। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है हम लोग के लिए कि क्योंकि अगर ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करा दें तब जाकर बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, हम लोग का काम बन जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, ओके, चलिए बढ़िया। यहीं पे करेंगे, जगह है मेरे पास जगह है क्या? नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बात पे। छोड़ो, बहुत बात हो गया। अब देखिए, अब मान लीजिए जब बॉडी चार्ज, यहाँ पे बॉडी मेरा चार्ज प्लस क्यू है, जब चार्ज प्लस क्यू को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे हम मूव कर रहे थे, मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, बॉडी को हम यहाँ पे था मेरा और उसको हम हल्का सा डिस्प्लेस किए डी आर। इस बात को अच्छे समझ लीजिए ना, बार बार हम लोग का दिमाग खराब करने आएगा, बार बार आएगा ये चीज हम लोग का बार बार आएगा दिमाग खराब करने, इसलिए आप इसको अभी समझ ही लो एक बार से। जब बॉडी चार्ज को हम इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव कर रहे थे, तो मान लीजिए कोई भी बीच का इंटरमीडिएट पोजीशन ले लिए हम x और इसको हल्का सा डिस्प्लेस किए y तक, सो दैट इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था dr। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा मेरा बात को एक बार के लिए, बस एक बार के लिए ध्यान दीजिए प्लीज। ये जो x का पोजीशन वेक्टर है वो है r, x का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r, और ये जो y है वो है r प्लस dr। ठीक है, प्लीज शांति रखो थोड़ा देर के लिए, सॉरी। मेरा काम था चार्ज को इस इनिशियल पोजीशन से इस इनिशियल पोजीशन पर फाइनल पोजीशन पर लेके आने के लिए, पर इस बीच का समय में हम कोई भी एक इंटरमीडिएट पोजीशन ले रहे हैं, बीच का कोई भी x, और इस x को हम y से मूव कराएं, सो मतलब कि मेरा हम x पोजीशन से मतलब r से इसको r प्लस dr तक मूव कराए हैं, उस केस में therefore the amount of work done by the external force, please ध्यान दीजिएगा, by the external force in moving the charge from
इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज इक्वल्स टू क्या होगा, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to W स्मॉल वर्क डन। ये तो हो गया टोटल वर्क डन। क्या होगा, छोटा सा वर्क डन का इंटीग्रेशन। और ये छोटा सा वर्क डन क्या है मेरे लिए, F एक्सटर्नल इंटू dr, इतना। ठीक है, अब सिंस यहां पर इंटीग्रेशन वेरिएबल चेंज हो गया है तो मेरा क्या हो जाएगा, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का। अरे ये तो याद है ना, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू F डॉट S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये टोटल वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन को लिख सकते हैं हम F डॉट ds। तो यहीं पर हम लिखे हैं कि स्मॉल वर्क डन होता है F डॉट dr, यहाँ पे ds की जगह dr लिखे हैं लोग, और कुछ नहीं है। अब पर एक चीज देखो, यहाँ पे हम बोल सकते हैं चीज, दिस एक्सटर्नल फोर्स कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड dr, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो देखिए ये हो गया अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द, और ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मेरे लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और ये हो गया वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया हम लोगों को। पर ये वाला एक्सप्रेशन नोट करो आप लोग, ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है इन मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वो क्या है, एक इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन का लिमिट देखिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जो बात बार बार पढ़ते हैं कि वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि अगर हम इस चार्ज प्लस क्यू को ये पोजीशन इस यहां से यहां तक ले जाते हैं, ये रास्ता से पाथ 1, या फिर ये रास्ता से, या फिर ये रास्ता से, फर्क नहीं पड़ता है। पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, ये तीनों पाथ में जो वर्क डन होगा वो सेम होगा, ये सेम चीज, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ ई इंटू डी आर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। देखिए ये जो वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा आपका। इसको हम लोग एक्सप्लिसिटली दिखा सकते हैं पर वो जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो यहीं से कि जो वर्क डन है वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए जी हाँ, चलिए ये देख लीजिए, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर दिए हैं। पहला ये कि द वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये सबसे पहला प्रॉपर्टी। एंड ये जो वर्क डन हुआ है, ये जो वर्क डन हुआ है, कैसा वर्क डन है, बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो है this work done gets stored as the electrostatic potential energy of the charge, gets stored as the electrostatic potential energy of the charge। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्क डन हो रहा है
This gets stored as the electrostatic potential energy of the charge. ग्रेट ग्रेट, ठीक है, ये चीज हम लोग समझ गए चीज। अब कहानी में इसी चीज को एकदम क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आने वाला है। अब इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे, इसी पिक्चर को एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले बात समझ लीजिए। बात यह है कि अगर चार्ज को यहां से यहां मूव किए हैं तो देखा जा रहा है बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जा रहा है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी आ जा रहा है या ना। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इस वर्क डन के बराबर है, ठीक है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये चीज को हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब कि इस रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। और जब चार्ज को एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन पे मूव किया जाता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है बाय एन अमाउंट दिस मच। इसको हम बोलते हैं इक्वल्स टू डेल्टा यू। क्लियर है? बस इतना ही। नेक्स्ट बात है, कहने का बात यह है कि हम लोग को पता है कि भैया जब एक चार्ज को दूसरा चार्ज पे, एक चार्ज को एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन पे मूव किया जाता है तो कुछ वर्क डन करना पड़ता है, एंड दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। कैपिटल यू को रिप्रेजेंट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी से। इसका मतलब कहने का ये है कि हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि यहां पर बॉडी के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, यहां भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी का उतना ही, और जब बॉडी को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव किया गया है तो बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया है बाय एन अमाउंट इक्वल टू दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। अब इस बात को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, अब हम लोग बात को समझते हैं, ठीक है। फिर से मतलब कि ये अगर मेरा रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट था फाइनल पोजीशन, यहाँ पर एक पॉइंट है इनिशियल पोजीशन, सॉरी ये है मेरा इनिशियल पोजीशन, ये है मेरा फाइनल पोजीशन, ये था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जब हम एक चार्ज प्लस क्यू को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग every point in the space can be associated with an amount of potential energy. Each point in this space of electric field हम लोग मान सकते हैं कि इस पॉइंट I पर बॉडी के पास पहले से कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा, उस पोटेंशियल एनर्जी को मानते नाम हैं UI। मतलब कि जब चार्ज पोजीशन I पर था, इनिशियल पोजीशन पर, तो उसके पास उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी UI था, और इस पॉइंट F पर उसका पोटेंशियल एनर्जी UF है, ठीक है। सही है, सही है। अब देखिए ये UI और UF का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। पर जब हम लोग इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव किए तो देखा गया कि इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया। क्या हुआ? इंक्रीज हो गया बाय अमाउंट इक्वल टू द वर्क डन। तो कहने का मतलब ये है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द
work done by the external force in moving the charge from initial position to final position against the electrostatic force. ये है आपका definition of potential energy difference. And if ऐसा कुछ हो गया कि अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल एनर्जी बीटा है, इस पॉइंट पर क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। कितना अमाउंट से बढ़, देखिए इस बात को समझ लीजिए। से मान लेते हैं से ui का वैल्यू बीटा है, मान लीजिए से, तो उस केस में जब चार्ज को हम यहां से यहां मूव करेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। कितना से इंक्रीज हो जाएगा, बाय अमाउंट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, इतना अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू ऑफ बीटा है, अब देखिए अगर इफ अगर ui का वैल्यू बीटा है और uf का वैल्यू बीटा प्लस एक्सटर्नल फोर्स है, तो देखिए बीटा का वैल्यू मुझे पता नहीं है, पर हम लोग को क्या निकाल सकते हैं, देखो जो चेंज है वो स्टिल क्या होगा, uf माइनस ui, बीटा प्लस माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, अभी भी ये वर्क डन विद एक्सटर्नल फोर्स ही आएगा। ये है आपका डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कि अगर दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, वो कितना होता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर क्लियर, ये चीज हम लोग को समझ में आ गई। पर देखिए एक चीज यहां पर प्रॉब्लम ये है, एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ये तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट हम नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब कि मेरे को अगर मेरे को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, द पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, अगर मेरे को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, तो यहां पर क्या होता है कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट निकालना है तो ये जो ui है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो, अगर कुछ ऐसा कर सकें कि इसको जीरो कर दें हम, ये वाला वैल्यू मेरा जीरो हो जाए, ताकि जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करें तो मेरा हमेशा फाइनल का वैल्यू आ जाए। कुछ समझ में नहीं पता है पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, बस सुनो सोचो। मान लो एक बार के लिए कि अगर ये जो इनिशियल पोजीशन है, ये जो इनिशियल पोजीशन है इसको हम इन्फिनिटी पे डाल दें, इसको हम इन्फिनिटी पे डाल दें, और ये मेरा हो गया फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कोई भी आर मान लो, कोई भी पोजीशन वेक्टर आर मान लो। अब इस केस में देखा जाता है, ये कन्वेंशन है, एक प्रॉपर कन्वेंशन है कि एट इंफिनिटी, कन्वेंशन है प्लीज समझ लो, एट इंफिनिटी जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम का वो जीरो होता है। मतलब कि इंफिनिटी हम लोग एक ऐसा पॉइंट से अज्यूम करते हैं जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। तो इस केस में जो ये u फाइनल है, अगर वो u एट r है, इस केस में हम फिर से लिख सकते हैं अगेन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी which is equals to uf minus ui which is equals to amount of work done by the external force। अब यहां पर डेफिनेशन चेंज होता है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इंफिनिटी टू द फाइनल पोजीशन। अब जैसे हम लोग इंफिनिटी दे दिए हैं, which implies हम बोल सकते हैं
ui का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो uf इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स in moving the charge from infinity to the point r, which implies potential energy at a point r is equals to work done by the external force in moving the charge from infinity to r. ये हो गया बस, तो यहाँ पे हो गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। क्लियर है? देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए। potential energy difference between 2 point, potential energy difference between 2 point is defined as the amount of work done in moving the charge from initial position to final position against the electrostatic force in zero acceleration। वो सारा चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा कि the body, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये हर बार मेंशन करते रहना पड़ेगा कि जो वर्क डन है इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड द बॉडी इज मूव्ड विथ जीरो एक्सेलरेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड इज मूव्ड विथ जीरो एक्सेलरेशन। ये आप बार बार ध्यान रखिएगा। जो वर्क डन है स्टार्टिंग में हम लोग दिए थे डेफिनेशन, तो यहाँ पर फाइनली ये हो गया मेरा। And the potential energy difference between 2 points is defined as the amount of work done in moving the charge from initial position to final position against the electrostatic force with zero acceleration. And whereas the potential energy at a point, एक particular point का potential energy is defined as the amount of work done in moving a charge from infinity to the respective position against the electrostatic force with zero acceleration. बस that's it, इतना ही। ठीक है, कितना बच गया? I think we are done too much। मेरे को एक छोटा सा डिराइवेशन कराना है, लिख कर लेता हूँ। ठीक है, कर लेते हैं, 10 मिनट लगेगा, उसको लिख खत्म कर देते लो। अच्छा, हम आपको डेफिनेशन तो बोल चुके हैं पर फिर से एक बार लिख दिए हैं ताकि आपका दिमाग में बैठ जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट क्या होता है, प्लीज ध्यान दे दीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज ऑलवेज बिटवीन टू पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कन्फिगरेशन। In presence of an electric field due to charge configuration is defined as the amount of work done by the external force। और ये external force कितना होगा? Equal and opposite to the electrostatic force in moving the charge from one point to the another with zero acceleration। ठीक। And similarly, the electrostatic potential energy at a point in presence of an electric field due to charge configuration is defined as the amount of work done by the external force in moving the charge from infinity to that point with zero acceleration। I hope clear है। The change in potential energy is equals to the amount of work done by the external force in moving the charge from initial position to final position, whereas the potential energy at a point is defined as the amount of work done by external force in moving the charge from infinity to that position r। देखिए हम इसको इतना बार बार इसलिए एम्फसाइज कर रहे हैं ना क्योंकि हम लोग बस वर्क डन, बाद में हम लोग बस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे इसको। हम इसको बाद में बस इतना ही लिखेंगे। हम अब नेक्स्ट क्लास से आप देखोगे हम बस इसको इतना ही लिखेंगे, ये सब कुछ नहीं लिखेंगे हम। पर एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, जीरो एक्सेलरेशन, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, सब बार बार मुझे बोलना ना पड़े। ठीक है, इसलिए हम लिखवा दिया। चलिए लास्ट टॉपिक खत्म करते हैं आज का। चलिए आइए, ये एक क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट एक पर्टिकुलर चीज है यहाँ पे समझने के लिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, लेट अ पॉइंट चार्ज
प्लस क्यू बी फिक्स्ड एट ऑरिजिन, पहले ही बोल दिया है, प्लस क्यू इज फिक्स्ड एट ऑरिजिन, प्लस क्यू चार्ज इज फिक्स्ड एट ऑरिजिन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज छोटा प्लस क्यू एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, कुछ दिमाग में घुस रहा है, एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम प्लस क्यू। देखिए बात समझते हैं हम लोग, कहानी को समझते हैं हम लोग। देखिए कहानी समझते हैं, यहां पर एक प्लस चार्ज है ऑरिजिन पर, और यहां से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट P पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा गया है, और मुझे क्या बोला गया है, मुझे बोला गया है कि इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एट दिस पॉइंट P। ये छोटू चार्ज प्लस क्यू का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एट दिस पॉइंट P। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, दिमाग का बत्ती जलाना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट का मतलब क्या होता है। ये मान लीजिए एक पॉइंट है एट इंफिनिटी, चलो नाम है Z, Z इज द, कैमरा में आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, Z इज द पॉइंट एट इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी करने का मतलब क्या है, डेफिनेशन याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, इज सॉल्यूशन। रिकॉल बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट r, distance r is actually amount of work done by the external force in moving the charge from infinity to that point। यही तो डेफिनेशन है हम लोग का, यही तो हम लोग का डेफिनेशन है। तो मेरे को बस ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी सब आसान है। अब यहीं पे थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है, इसलिए हम इसको स्पेसिफिकली करके दिखा रहे हैं आपको। दोनों पॉइंट चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज है, ठीक है। चलिए आइए अब मेरा बात ध्यान सुनिएगा, शांति 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 बनाए रखिए। ये पॉइंट एट इंफिनिटी है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। ग्रेट ग्रेट। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जाए, देखिए जब चार्ज मेरा प्लस क्यू इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कर रहा है, मान लीजिए मेरा कोई भी एक इंटरमीडिएट पॉइंट है बीच में, जिसको हम y नाम दे रहे, चलो x नाम दे रहे, मेरा मर्जी, कुछ भी दे, इट्स माय विश। तो इस पॉइंट पे चार्ज q था, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज q पर ये पॉइंट अगर x है, तो मान लेते हैं मेरा, देखिएगा प्योर मैथ्स है, प्योर मैथ्स होने वाला है, such that the point x is at a distance small x from the, ये जो पॉइंट कैपिटल x है is at a distance small x from the origin। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर एक्ट करेगा, इधर Fe, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर एक्ट करेगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर एक्ट करेगा, इस तरफ एक्ट करेगा। इतना तो क्लियर है, क्लियर है। एंड चलो ठीक है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4πε q इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। इस पॉइंट पे दोनों में फोर्सेस कितना होगा, वो हो गया, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग क्या किए हैं, मुझे इस पॉइंट x से हम एक छोटू सा डिस्टेंस, एक छोटा सा डिस्टेंस dx मूव किए हैं इस तरफ, सच दैट द पोजीशन, चलो x मानते हैं, सच दैट द पोजीशन ऑफ द चार्ज चेंजेस बाय एन अमाउंट
x प्लस dx, और इधर मेरा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है, F एक्सटर्नल। देखिए बात समझ लो, प्लीज समझ लो बात को। इधर है F इलेक्ट्रिक और F एक्सटर्नल हम इधर अप्लाई किए हैं, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dx भी इधर है, मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इधर है। ठीक, इतना क्लियर हो गया? देखिए बहुत टाइम हो गया, ट्राई करते हैं। देखिए समझ, प्योर मैथ्स है, बस समझ लीजिए इसको, फिर उसके बाद प्योर मैथ्स है। ये क्यों करा रहे हैं हम, ये चीज़ बार बार आप एनकाउंटर करोगे, हर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा सिचुएशन आएगा आपके पास। मुझे इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर मूव करना था, तो थ्रू आउट द पोजिशन हम एक पॉइंट एक्स कंसिडर कर लिए, विच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू। अब उसके बाद हम एक छोटू सा डिस्प्लेसमेंट मूव की है dx, सच दैट द चार्ज गोज टू द पॉइंट y, और उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया फ्रॉम द पोजिशन x प्लस dx, और ये हो गया x। क्लियर, इतना क्लियर है? ठीक है। नाउ therefore the small work done in moving from x to x plus dx is dw is equals to small work done, and obviously हम बार बार नहीं बोलने वाले, ये जो वर्क डन है इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, अभी सब चीज बार बार मत बोलना प्लीज, इनटू dx। ठीक है? अच्छा, अब हम लोग सिंपल सा कैलकुलेशंस करते हैं। अब ना यहाँ पे बहुत झोल होने वाला है, बहुत ज्यादा झोल होने वाला है, तो हम लोग शांति से काम करते हैं, शांति से काम करते हैं। ठीक है, देखिएगा, पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू dx वेक्टर, क्योंकि हम लोग का कहने का बात यही होता है कि F एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए Fe इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, Fe इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, Fe इधर है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। और cos 180 कितना होता है? -1। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा Fe इंटू dx इंटू cos 180। समझ में आया? नहीं समझ में आया। F इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच में एंगल 180 है, cos 180 होता है, तो cos 180 होता है -1। तो यहाँ पर इसके जगह आ जाएगा -1, और ये -1 इस माइनस को कैंसिल कर देगा। देखिए हम एकदम बच्चे की तरह कैलकुलेशन करा रहे हैं आपको अभी, क्योंकि पहली बार है, माइनस माइनस प्लस Fe dx। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। पर मजेदार बात ये है, मजेदार बात ये है, बस सोचो, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, और ये डिस्टेंस x प्लस dx है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये चीज तो x से कम है, तो प्लस dx कैसे हो सकता है? बात समझ में क्या पूछ रहा है? ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस x प्लस dx है, इसका मतलब ये ज्यादा है इससे? नहीं, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब dx का वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ प्लीज नोट कीजिएगा फिर से, विच इज इक्वल टू f माइनस dx। द साइन ऑफ dx इज नेगेटिव। तो यहां से हो जाएगा, अब दिखाई दे रहा है कहीं दे रहा है मेरा, बहुत नीचे चलेगा ना, तो यहां पे लिख सकते हैं हम इसको Fe माइनस dx। तो ये हो जाएगा, यहां पे लिख दो ना, ये हो जाएगा माइनस Fe dx। आई होप अब समझ में आया आपको क्या हुआ। ये नेगेटिव साइन आया क्योंकि F एक्सटर्नल इज ऑपोजिट, फिर ये नेगेटिव साइन को कैंसिल कर गया,
फिर बाद में हम एक और जस्टिफिकेशन दे रहे भैया ये तो dx मेरा नेगेटिव होना चाहिए। समझ में आया नहीं था, रट लो, नहीं आया तो ये बात आपको दिमाग में बैठाना चाहिए। सोचो ना लॉजिकली, ये ज्यादा है ये कम है, प्लस dx कैसे हो सकता है? तभी हो सकता है जब dx का वैल्यू नेगेटिव हो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं है तो मेरे को मिटाना पड़ेगा बहुत कुछ। दैट इज यहाँ तो सही है आपका, यहाँ तो क्लियर हो गया आपको। दैट इज छोटू सा वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ f into dx। इसमें तो क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आइए इसको बॉक्स करके रख दीजिए। ठीक है, इसको हम लोग बार बार कहीं ना कहीं यूज करेंगे ही करेंगे लोग। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए देखिए, तो फाइनली हम लोग कहाँ तक पहुंचते हैं? हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे भैया, छोटू सा वर्क डन इज इक्वल्स टू fe into dx। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग fe क्या है? fe है फोर्स एट पॉइंट x। तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा? बोल सकते हैं डायरेक्टली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई x स्क्वायर dx। देखिए अब हम क्या किया है नेक्स्ट स्लाइड में, ये जो Fe है विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, उसका वैल्यू पुट कर दिए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन q इंटू q बाई r x स्क्वायर। x क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस x है। ग्रेट ग्रेट। अब देखिए ये छोटू सा वर्क डन है, therefore the total work done in moving from infinity to point P, total work done W क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन का पूरा इंटीग्रेशन, छोटा वर्क डन का पूरा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम लोग ये लिख देते हैं। अब देखिए ये बात बस समझ लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, कैपिटल Q स्मॉल q कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? x स्क्वायर वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर आ रहे हो x का वैल्यू चेंज होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं डायरेक्टली, अगर ऐसे में आपको कोई आपत्ति है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटीग्रेशन ओवर dx बाई x स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, मतलब इंफिनिटी से पॉइंट P, और पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कितना है? r है, r तक। इतना क्लियर है कि नहीं है? अब तो बहुत पुराना बात है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx 1/x स्क्वायर कितना होता है, सबको पता है भैया, बस दुनिया को पता है, आपको भी पता होना चाहिए। कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू -1/x इंफिनिटी टू r। ठीक, अरे भैया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x स्क्वायर होता है -1/r। अब सिंस ये अपर लिमिट लोअर लिमिट है, इसको लिख के वैल्यू भी तो पुट करना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस आके इसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू Q माइनस बाहर चला गया। अब क्या होगा, अब x की जगह एक बार r लिखो, माइनस लोअर लिमिट 1/इंफिनिटी। अब इतना बड़े हो चुके हो अगर आप, तो पता ही होगा कि 1/इंफिनिटी इज 0, 1/इंफिनिटी इज 0, तो ये पार्ट गायब हो जाएगा, तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई r। ये हो गया टोटल वर्क डन। ठीक है, विच इन टर्न गेट्स, विच इंप्लाइज potential energy at point r is equals to 1/4 pi epsilon naught capital Q into small q by r। आंसर हो गया? हाँ हो गया, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, सही है, सही है। अब बहुत कुछ बोल दिया, और कुछ नहीं बोलेंगे, बस एक चीज और बोलना है मेरे को, खत्म करें इसको, हम लोग बहुत लेट हो गया आज। यहाँ पे एक चीज देखो आप, हम लोग चार्ज प्लस क्यू को ये स्ट्रेट पाथ से लेके आए थे। ठीक है, ये स्ट्रेट पाथ से लेके आए थे। ठीक है, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पर अगर कोई बंदा जो बहुत दिमाग लगाता है, बोलता नहीं भैया हम तो इस पाथ से लेके आएंगे, या फिर हम तो इस पाथ से लेके आएंगे, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केस में वर्क डन इतना ही होता।
दोनों केस में वर्क डन इतना ही होता, दोनों केस में वर्क डन इतना ही होता। और कितना होता? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई r, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, बस दैट्स इट। मतलब कि अगर ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई r। ठीक है, अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक पे एक बार फिर से आएंगे जब हम लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। ये 2 पॉइंट चार्ज के लिए है, मतलब कि 2 पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4 Q1 इंटू Q2 बाई r। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। बहुत हो गया, बहुत बकवास कर ले लो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर देखना आपको समझ में आएगा कि भैया इतना काहे बकवास किए थे पिछले क्लास में। ठीक है, बहुत बाय बोलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।